तो हम लोगों ने फजांस रूल पढ़ना शुरू किया था। फजांस रूल में आपके दो एप्लीकेशंस ऑलरेडी हो गए थे। पहला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला एप्लीकेशन, और दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों ने थर्मल स्टेबिलिटी का किया था। कलर वाला बीच में ही छूट गया था, तो उसका मैंने अभी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत ही शॉर्ट सा, जितना पार्ट छूटा हुआ था उसके बेसिस पे। अब हम लोग जो आखिरी फैक्टर जो आपका फजांस रूल जो मतलब डिपेंड करता है, या एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल कहें आप उसे, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। अब बात ऐसी है कि फजांस रूल ही वो इकलौता टॉपिक नहीं है जिससे आप सॉल्युबिलिटी के टर्म्स को आप समझते हो। ठीक है, अगर मैं ये कहूँगी कि किसी भी आयोनिक सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है, आप डायरेक्टली फजांस रूल लगाओ और फजांस रूल की मदद से उसको सॉल्व कर लो, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि रियलिटी में कभी भी आप किसी भी सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, कुछ एक जनरलाइजेशन बनाते हैं कि अगर इस तरीके का आया तो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से आया तो इस तरीके से करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस होंगे जिन्हें हमें याद रखना है। तो अभी पहले शांति से सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड वाला टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं ऐसा लगेगा कि अचानक से बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में ठूस दी गई हैं, तो वो लग सकता है। बट जैसे ही तुम एक या दो बार उस चीज़ को देखोगे अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, हो सकता है एक बार में भी समझ में आ जाए, तो हम उस पर फिर आगे और बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आगे और बातचीत मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये मुझे तुम्हारे सामने रखना है कि अभी तो भूल जाओ कि ये एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल है। हम इन जनरल सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं, और जब हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो हम सारे टॉपिक्स को आपस में क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से हम लोग डिराइव करके एक जगह इकट्ठा करके लिख लेंगे। अभी समझने वाला प्रवचन वाला फेज चल रहा है। लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद है, मैंने एक क्वेश्चन कुछ दिया था, मेल्टिंग पॉइंट KCl का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू AgCl। उसका मैं आंसर बता देती हूँ। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ये दिया गया था कि मेल्टिंग पॉइंट है KCl का, वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ AgCl। और उसमें ये भी मैंने लिख दिया था कि जो Ag+ आयंस होते हैं, उन Ag+ आयंस का जो रेडियस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, आपके K+ के आयंस के। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि गिव रीज़न देना था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो उसमें इसका मैं आंसर तुम्हें बता देती हूँ कि ऐसा आखिर क्यों होता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि अगर आपको कभी भी कोई भी कंपैरिजन मेल्टिंग पॉइंट आपको के बारे में पूछा जाए, तो आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि जितना ज़्यादा मतलब परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा, उतना ही ज़्यादा उतना ही कम आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अभी क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पहले से दे के रखा है कि AgCl का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, कम है, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर आपके AgCl में कैसा रहा होगा, लो। एंड नाउ आई हैव टू provide a reason कि why the melting point of AgCl or the percentage covalent character is low as compared to KCl। तो सिंपल है, बहुत ही इजी है कि आपके एक S ब्लॉक का मेटल है और Ag एक D ब्लॉक का मेटल है। K उस पर्टिकुलर कंपाउंड में K+ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। उसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब KCl में जो कैटायन है, उस कैटायन के पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर। लेकिन आपका जो AgCl है वो एक D ब्लॉक एलिमेंट है, और AgCl के अंदर में Ag किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ Ag+। एंड तुमको तो पता ही है कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाले टोटल कितने एलिमेंट्स, 6, बराबर। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाले टोटल एलिमेंट्स कितने, 6। कौन से वो 6, एक होता है आपका जिंक 2+, एक होता है आपका कैडमियम 2+, एक होता है मर्क्यूरी 2+, बराबर। अच्छा, ग्रुप नंबर 12 के लोग, कौन से, ग्रुप नंबर 12 के लोग, और एक होते हैं ग्रुप नंबर 11 वाले। ग्रुप नंबर 11 वाले लेकिन +2 वैलेंसी में नहीं होते, +1 वैलेंसी में होते हैं। यानी कि कौन कौन होगा, कॉपर प्लस होगा, ठीक है, सिल्वर प्लस में होगा, और गोल्ड +1 होगा। तो ये लोग आपके सूडो इनर्ट गैस ट्रांजिशन वाले लोग हैं। और हमने तो पढ़ा है कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली AgCl में ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है, तो
आयोनिक किस में फिर ज़्यादा होगा? आयोनिक KCl में होगा। ऑब्वियस है, तो जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली होल्ड है। अब अगर किसी को ये डाउट आ गया कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्यों परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो तुम लोगों ने प्रीवियस फजान्स रूल के वीडियोस देखे, वो वापस से जाके देख लो, रीज़न आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का सॉल्युबिलिटी है। पहली मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, टॉपिक थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक एक पॉइंट्स हम लोग बनाते हुए चलते हैं, उन एक एक पॉइंट्स को धीरे धीरे अपने भेजे में फिट करेंगे। लैटिस एनर्जी आपको पढ़ा दी गई है, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा दी गई है। पहले इसीलिए पढ़ा दी ताकि अभी पढ़ाते वक्त मुझे दिक्कत ना हो, राइट। पहले से अगर किसी चीज़ की एक छोटी सी भी बातचीत हमारे कानों में होती है तो होता कैसा है कि हम लोगों को बहुत ही ईजी हो जाता है इस टॉपिक को अपने पेट के अंदर रख पाना। तो अभी कैसा है, आपको मैं 2 चीज़ें बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सिंपल सी रिवीजन है। अगर समझ में ना आए तो हाइड्रेशन एनर्जी वाला जाके वीडियो देख लो, उसमें डिटेल में बताया है, तो हो सकता है वहाँ से रिकॉल आ जाए। अभी मैं डिटेल तो रिपीट कर नहीं सकती, अगर डिटेल का रिपीट कर दूंगी तो फिर वहाँ वीडियो ही क्यों बनाया है, फालतू की उस वक्त क्यों क्लास ली है, राइट। तो अभी वो वाली चीज़ सिर्फ रिकॉल की जा रही है। तुम्हें पता है हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई आपका एक आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, एक सॉल्वेंट में जाता है। अब हम लोग सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं? आपकी मर्जी, कोई भी ले लो, लेकिन यूजुअली हम लोग पोलर सॉल्वेंट्स लेते हैं, बराबर। क्यों पोलर सॉल्वेंट लेते हैं? केमिस्ट्री का एक नियम होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जैसे कि अगर किसी सॉल्वेंट में चार्जेस हैं, चार्जेस क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि एक स्पीशीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करा लेती है, तो पार्शियल नेगेटिव, और जो दूसरी स्पीशीज़ उसके कंपेयर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उससे पार्शियल पॉजिटिव। तो आयनिक कंपाउंड में तो तुम तो वैसे भी जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो होते ही हैं। अब ऐसी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ को अगर तुम एक ऐसे सॉल्वेंट में डालोगे जिसपे कोई चार्ज नहीं है, लाइक बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में कोई चार्ज नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो लोग उसमें डिजॉल्व नहीं होंगे। लाइक नॉन चार्ज वालों को नॉन चार्ज वाला सॉल्वेंट चाहिए, और आयोनिक कंपाउंड क्योंकि चार्ज है तो उनको भी एक चार्ज वाला सॉल्वेंट चाहिए। एंड चार्जेस किस में होते हैं? पोलर्स में होते हैं। अब पोलर में बहुत कॉमन सॉल्वेंट जो यूज़ किया जाता है हम लोगों के द्वारा वो होता है आपका पानी। तो जब किसी भी आप आयोनिक सॉलिड को पानी में डिजॉल्व करते हो, ठीक है, नाउ वी आर कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर, तो होता क्या है, वाटर में जाने के बाद वो वाटर पूरी ताकत लगाता है उस आयोनिक सॉलिड के अंदर के कैटायन और अनायन को सेपरेट करने में, और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो होगा कैसे कि अगर उसने उसका कैटायन अलग कर दिया, लेट से उसने उसका ए पॉजिटिव अलग कर दिया, और लेट से उसने उसका बी निगेटिव अलग कर दिया, मतलब इनिशियली यू हैव ए बी, ठीक है, जब वो आपके पास ए बी था तो वो एक आयोनिक सॉलिड था, और बाद में आपने उस ए बी को तोड़कर ए प्लस बना दिया, और आपके पानी ने उसको तोड़कर बी माइनस नेगेटिव बना दिया, उसको आयंस में कन्वर्ट कर दिया। क्या इस सिचुएशन को हम कहेंगे क्या कि ये अब एक आयोनिक सॉलिड है? नो, नाउ इट इज़ नॉट अ आयोनिक सॉलिड। क्यों ये आयोनिक सॉलिड नहीं है? क्योंकि आयोनिक सॉलिड तब होता है जब कैटायन और अनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। तो तुम्हें लग रहा होगा क्यों अभी क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही आप एक आयोनिक सॉलिड को पानी में डालते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके आयोनिक सॉलिड को क्या कर लेते हैं, इस तरीके से सराउंड कर लेते हैं, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग आयंस को वो लोग ऐसे सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, याद आ रहा होगा शायद से तुमको, हम लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी वाले कंसेप्ट में ये सारी चीज़ें सीखी हैं, है ना। और उस वाटर में जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है वो फिर अब इंटरैक्ट करना शुरू कर देता है किसके साथ? आप लोगों के कैटायन के साथ। यानी कि अब इंटरैक्शन ए पॉजिटिव का बी निगेटिव से नहीं हो रहा है, अब उसका इंटरैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है। सिमिलरली जो अनायन है उस अनायन को भी कौन सराउंड कर लेते हैं? इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं तो अब जो बी निगेटिव है जिसका इंटरैक्शन भूतकाल में ए पॉजिटिव के साथ था, अब उसका इंटरैक्शन किसके साथ होने लगता है? हाइड्रोजन्स के साथ। क्यों हाइड्रोजन के साथ? क्योंकि बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो अब इनके साथ इंटरेक्शन होने लगता है। तो इसका मतलब ए प्लस का और बी माइनस का जो आपस में इंटरेक्शन था वो हट गया।
अब उनका इंटरेक्शन वाटर के साथ शुरू हो गया, तो इससे ये समझ में आया कि अब वो आयोनिक सॉलिड नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 हमें हमारे नोट्स में ये डालना है कि जब भी हम क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड को ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, एंड अगर वो डिसोशिएट हो गए, ठीक है, एंड इफ़ दे डिसोशिएट, और अगर वो अपने करस्पॉन्डिंग कैटायन और अनायन में डिसोशिएट हो जाते हैं, तो उनके डिसोशिएट होने को भी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी की शुरुआत हो गई है। ठीक है, कैटायन और अनायन क्योंकि डिसोशिएट हो गए, आयोनिक कंपाउंड अब आयोनिक रहा ही नहीं, बराबर, तो आयोनिक कंपाउंड ही नहीं है बचा, तो सॉल्ट ही नहीं है, तो सॉल्ट ही नहीं है तो सॉल्युबिलिटी ही नहीं है। तो इसका मतलब आयोनिक कंपाउंड अगर डिसोशिएट हो गया, आयोनिक कंपाउंड अगर डिसोशिएट हो गया, तो उसके डिसोशिएट होने को हम कहते हैं कि अच्छा किस में डिसोशिएट होगा, कैटायन और अनायन में, ठीक है। देन वी से दैट सॉल्युबिलिटी की जो प्रोसेस है, सोल्यूबल होने की प्रोसेस है, वो शुरू हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है। देन वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ सोल्यूबिलिटी स्टार्ट्स, बराबर, से दैट प्रोसेस ऑफ सोल्यूबिलिटी स्टार्ट्स, बराबर, आपकी सोल्यूबिलिटी की जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो इससे ये समझना कि जितना आसानी से डिसोशिएशन होगा, ठीक है, जितनी ईजीली चीज़ें ब्रेक होंगी, ठीक है, जितने ईजीली चीज़ें ब्रेक होंगी, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आसान होगी, उतनी ही जल्दी होगी और उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों ऐसा? बिकॉज जितने जल्दी डिसोशिएट होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स उसको उतने जल्दी सराउंड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स का उन कैटायन और अनायन के साथ इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन के दौरान, ठीक है, यहाँ पे इस इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, बराबर, इस एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। समझ में आ रही बात, इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। तो यहाँ से क्या मैं ये कह सकती हूँ कि डिसोशिएशन वाली प्रोसेस, ठीक है, डिसोशिएशन वाली प्रोसेस, डिसोशिएशन जितना ईजी होगा, ठीक है, आपकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये ऐसा बोला जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा डिसोशिएशन कब आसान होता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, डिसोशिएशन कब आसान होता है। तुम खुद सोचो, जस्ट इमेजिन करते हैं आप लोगों के पास एक कैसे एग्जांपल दिया जाए इस चीज़ का, एक बहुत बड़ा सा इमेजिन करते हैं, जायंट सा एक एटम है, उस जायंट से एटम को आप बोल रहे हो कि मैं जैसे मान लेते एक बहुत बड़ा सा कैटायन है, उस कैटायन को आप बोल रहे हो कि मैं एक छोटे से अनायन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वाया उनको आपस में जोड़ कर रखूँगा। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वो दोनों आपस में जुड़े भी रहेंगे, नो डाउट। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक बड़े कैटायन और एक छोटे अनायन, या फिर आप कॉम्बिनेशन ऐसा भी ले सकते हो कि कैटायन को छोटा कर दो और अनायन को बड़ा कर दो साइज में, कंपैरेटिवली कुछ भी ऐसा केस कर दो, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये जो कंपाउंड बनेगा, जो आयोनिक कंपाउंड यहाँ से फॉर्म होगा, क्या वो आयोनिक फॉर्म कंपाउंड कंपैरेटिवली स्टेबल होगा? क्या वो स्टेबल होगा? एग्जिस्ट करेगा, बट वो कंपैरेटिवली क्या वो स्टेबल होगा? यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया कंपैरेटिवली, किसके कंपैरेटिवली? इस चीज़ के कंपैरेटिवली कि अगर दोनों ही कैटायन और अनायन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज के होते तो और या फिर हो सकता है दोनों कैटायन और अनायन थोड़े बड़े भी होते बट अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल साइज के होते, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी के कंपेयर में ये ए केस की स्टेबिलिटी कि बी केस की स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर है, तो कोई भी जवाब दे देगा यार बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बड़े से कैटायन की बड़ी सी पॉजिटिव फील्ड के बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा अनायन होना, क्या छोटे से अनायन में तो उतना निगेटिव चार्ज ही नहीं होगा कि बड़े से कैटायन की पॉजिटिव फील्ड को वो अट्रैक्ट कर सके। तो दोनों जब इक्वल होते हैं, ठीक है, जब वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इक्वल होने में उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब क्योंकि इनकी जब वो दोनों का साइज़ में अप्रॉक्सीमेटली वो सेम साइज़ के होते हैं, तो इन दोनों ही केसेस में स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मोर रहेगी। और जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है उसको अगर तोड़ने का है, ठीक है, यू हैव टू डिसोशिएट देम, क्या ये इजीली डिसोशिएट होंगे? देयरफॉर डोंट डिसोशिएट इजीली,
इसका मतलब ये जो वाली जो चीज़ें हैं जिसमें कैटायन और अनायन के बीच का जो साइज डिफरेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होता, यानी कि इस केस में, केस नंबर बी में, आपका जो कैटायन है और आपका जो अनायन है दोनों का साइज अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे केस में उनसे जो आयोनिक कंपाउंड बनेगा, ये मैंने गलती से शेयर बना दिया है, ये शेयर नहीं है, आयोनिक है तो ऑब्वियसली दूर दूर होगा। इनसे जो कंपाउंड बनेगा वो इजीली क्या डिसोशिएट हो जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग कैटायंस और करस्पॉन्डिंग अनायंस में, बिल्कुल नहीं होगा। और जो चीज़ इजीली डिसोशिएट नहीं होगी उसकी सॉल्युबिलिटी बोलो क्या होगी, घट जाएगी। कैसे कहा मैंने, ये ऊपर लिखवाया था। तो इस पूरे नियम से, इस पूरी बातचीत से हमारे भेजे में क्या बात जाती है कि अगर आप चाहते हो कि कोई आयोनिक कंपाउंड सल्यूबल हो तो सल्यूबल होने के लिए उस सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होना चाहिए। कैटायन अगर बहुत बड़ा है तो अनायन छोटा होना चाहिए, या अनायन बहुत बड़ा है तो करस्पॉन्डिंग कैटायन छोटा होना चाहिए। यानी कि अनायन और कैटायन के बीच में साइज का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी आसान होगी। क्यों, इजीली टूट जाएगा, ख़त्म बात। समझ रहे हो वाली चीज़। सो यहाँ से हम लोगों ने एक रूल बना लिया। रूल क्या बना लिया कि अगर हम लोग बातचीत करें किस चीज़ के ऊपर, साइज डिफरेंस के ऊपर, मैं मैग्नीट्यूड इसीलिए ले रही हूँ, मैं तो पता चले तुम छोटे कैटायन में से बड़ा आनायन माइनस करके बोल रहे हो कि यहाँ पे साइज डिफरेंस। देखो, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस के बीच में एक अंतर होता है। सब्ट्रैक्शन में मतलब 2 - 3 3 - 2 बोथ आर डिफरेंट थिंग, बट डिफरेंस मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना चाहता है। आप बड़े से छोटा माइनस करो, छोटे से बड़ा माइनस करो, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ आंसर से मतलब है जो कि मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। तो मैं बार बार मैं मैग्नीट्यूड लगा देती हूँ, लेकिन अगर हमने वर्ड डिफरेंस ही बोल दिया है तो डिफरेंस वर्ड का मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो जो साइज डिफरेंस होता है किसके बीच में, बिटवीन कैटायन ए पॉजिटिव, तुम लोग उसको कैटायन लिख लेना, एंड अनायन यानी कि बी निगेटिव, वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा या जितना ज़्यादा होगा उसका डिसोशिएशन उतना ही ईजी होगा। और क्योंकि डिसोशिएशन बहुत ही ईजी होगा तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। ये बना लियो हमने एक रूल, ख़त्म। ये रूल तुम्हें अभी पूरी आगे पीछे हेल्प करने वाला है, रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई सॉल्युबिलिटी को। अगर ऐसा लग रहा है कि अभी तक आसान जा रहा है तो अभी आसान है नहीं, अभी और आगे और भी प्रवचन आएंगे। तो ये हमने बना लिया एक रूल नंबर 1। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अभी ये तो मैंने तुम्हें बहुत ही, कहते ना, एक कहानी सुनाई, उसके बेसिस पर मैंने तुमको ये चीज़ें समझाई। बट रियलिटी में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या वो फैक्टर्स होते हैं, थोड़ा समझते हैं उसको। अभी आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो न्यूमरस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो लैटिस एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। वो आपके मतलब तो हेडिंग डाल देते हैं आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसे केस में आपकी जो ये सॉल्युबिलिटी होती है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वो होती है हाइड्रेशन एनर्जी। ऊपर जो प्रवचन दिया है वही प्रवचन मैं रिपीट करने वाली हूँ, बट फिर भी रिपीट कर देती हूँ। कैसा है, अगर आप यहाँ पे लॉजिकली सोचो ध्यान से, वैसे ये चीज़ हाइड्रेशन एनर्जी में बताइए बट फिर भी सोचो। आपके पास एक छोटू सा आयन है, आई एम नॉट टॉकिंग कि वो कैटायन है अनायन है, बस एक आयन है, तुम्हें जो रखना है तुम रख लो, छोटा सा है। और आपके पास दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सा एक क्या है, आपके पास आयन है। तो जो छोटा आयन होता है उस छोटे आयन में होता क्या है कि आप लोगों के उस छोटे से आयन के आजू बाजू बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स उसको क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक बार सराउंड कर लेते हैं, दूसरी बार भी सराउंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, तीसरी बार भी सराउंड करते हैं, मतलब लेयर्स बनती जाती हैं। लेकिन अगर आपका आयन बड़ा होता है, ठीक है, अगर आपका आयन बड़ा होता है तो होगा कैसा कि H2O आपका एक लेयर तक उसको सराउंड कर पाएगा, ठीक है। दूसरी लेयर तक वो क्या सराउंड कर पाएगा, नहीं। क्यों, बड़े आयन में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है तो क्या वो दूर रहने वाले H2O को अपने से अट्रैक्ट करके रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। तो इससे ये चीज़ हमने हाइड्रेशन एनर्जी में भी पढ़ी है कि अगर आपका जो आयन होता है, आयन का जो साइज होता है, अगर आयन का खुद का साइज छोटा हो तो वो अपने से क्या कर सकता है, ज़्यादा H2O उसके आजू बाजू सराउंड हो सकते हैं।
मोर H2O कैन सराउंड देम, ठीक है, मोर H2O कैन सराउंड देम। अब अगर ज़्यादा H2O सराउंड करते हैं तो H2O के सराउंड हो जाने के बाद वो चीज़ आयन नहीं कहलाती, वो चीज़ हाइड्रेटेड आयन कहलाती है, ठीक है। तो अगर किसी आयन का खुद का साइज छोटा है तो उसके आजू बाजू H2O की लेयर्स बहुत ज़्यादा होती है, देयरफॉर H2O ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा H2O तुम्हारे उस अनायन के साथ क्या कर पाते हैं, इंटरैक्शन कर पाते हैं, या फिर कह सकते हो बॉन्ड बना पाते हैं, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाते हैं। और जितने ज़्यादा इंटरैक्शंस होंगे, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और इसी रिलीज एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब समझ गए वाली चीज़। अच्छा, क्यों हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्यों सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो आयन तो पानी में चला गया, वो तो गायब हो गया इन द सेंस कि वो आपसे कंप्लीटली उस एनर्जी ने क्या कर दिया, कैटायन और एनायन को और दूर दूर कर दिया, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है, कैटायन और एनायन को और दूर दूर करती है। और कैटायन और एनायन जितने दूर होंगे, उनका डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा, जितना वो एक दूसरे से अलग होंगे, उतना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उतना आयोनिक कैरेक्टर भी घटता जाएगा। तो इस तरीके से क्या हम ये एक छोटा सा प्रवचन लिख सकते हैं कि आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, देखो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है जब आयन का साइज कम है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किससे, साइज ऑफ आयन से। अगर कैटायन है तो कैटायन, अनायन है तो अनायन। ये मैं अगेन बता दे रही हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी में पढ़ाया है, अभी रिकॉल करा के दे रही हूँ शॉर्ट में। लेकिन अगर एनर्जी ज़्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि आई कैन सी दैट कि हाइड्रेशन एनर्जी का सॉल्युबिलिटी के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है, एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, बराबर। ये हो गया आपका रूल नंबर 2, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या है, जैसे आपकी सॉल्युबिलिटी एक फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, वैसी ही सॉल्युबिलिटी एक दूसरे फैक्टर लैटिस एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी को लेकर मैं ऑलरेडी प्रवचन दे चुकी हूँ, तो अगर भूल गए हो तो अगेन उन प्रवचन को जाके सुन लो। अब लैटिस एनर्जी क्या है वो तुम देख लेना, बट मैंने तुम्हें पहले एक बार अगेन कह रही हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। आपके पास एक कैटायन है, आपके पास एक अनायन है, आप कैटायन और अनायन को कंबाइन करके एक कंपाउंड ए बी फॉर्म कर रहे हो। इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए या जाते वक्त जो एनर्जी गई, जो एनर्जी आई, वॉट एवर, जो भी एनर्जी वहाँ पे आदान प्रदान हुआ, दिस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। लेकिन जब इसी ए बी को तुम्हें उसके करस्पॉन्डिंग आयन्स में ब्रेक डाउन करना हो तो भी लैटिस एनर्जी होती है। दोनों ही चीज़ों को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। अभी राइट नाउ अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कंपाउंड, आई वॉन्ट माई कंपाउंड टू बी सोल्यूबल, ठीक है, आई वॉन्ट माई आयोनिक कंपाउंड IC टू बी सोल्यूबल। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा आयोनिक कंपाउंड सोल्यूबल हो जाए, तो सोल्यूबल होने के लिए जो पहली स्टेप है वो तो यही है कि आपको आपके आयोनिक कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा, डिसोशिएट करना पड़ेगा। और डिसोशिएट करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या कोई भी चीज़ रखे रखे अपने आप डिकम्पोज हो जाती है क्या? वैसे मैं बता दूँ, इस स्टेप को डिस्क्लेमर नॉट अ डिकम्पोजिशन स्टेप बोलेंगे, नॉट अ डिकम्पोजिशन। एक इंसान ने डाउट पूछा था, ठीक है, लास्ट ईयर, उस प्राणी के लिए, लास्ट ईयर भी नहीं था, शायद कोई और ईयर का था, तो उसके लिए है नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं उसको। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, वो अलग है, ये अलग है। दिस इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट आई हैव टू ब्रेक ना। तो ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एंड दिस एनर्जी सप्लाइड इज ऑल्सो नोन एज लैटिस एनर्जी, ये भी लैटिस एनर्जी कहलाती है, राइट। क्योंकि अभी फिलहाल सॉल्युबिलिटी की नीड A+ और B नेगेटिव को कंबाइन करके AB बनाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में AB को तोड़ के A+ और B- में कन्वर्ट करना है। तो इस तोड़ने वाली प्रोसेस में जो एनर्जी आपने दी, दिस इज ऑल्सो लैटिस एनर्जी। सोचो, जस्ट अपने दिमाग पे जोर डालो, कोई चीज़ यानी फिर कोई आयोनिक कंपाउंड बहुत स्टेबल है। जस्ट इमेजिन कि कोई आयोनिक कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल, बहुत स्टेबल।
तो अगर तुम्हें ऐसी हाईली स्टेबल चीज़ को ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दोगे कि कम एनर्जी दोगे? ऑब्वियसली हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मोर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर इसको मैं अदर भाषा में ये कह सकती हूँ लैटिस एनर्जी मेरी कैसी होगी? हाई होगी, बराबर, क्योंकि एनर्जी सप्लाइड इज ऑल्सो नोन एज लैटिस एनर्जी। और अगर मान लेते हैं ये ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हो आप, इसका मतलब ये आपका इजीली डिसोशिएट हो रहा है कि डू नॉट इजीली, या जो भी तुम उसको इंग्लिश ठीक कर लेना, ये डज नॉट डिसोशिएट इजीली है। तो ये केस किस चीज़ का होगा? डजंट डिसोशिएट इजीली। क्योंकि अगर इजीली डिसोशिएट हो जाते तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अभी अभी क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने ये बताया था कि जब कोई चीज़ डो नॉट डिसोशिएट इजीली होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? घट गई, बराबर। सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? घट गई। तो इससे हमें क्या भेजे में बात गई? इससे हमारे भेजे में रूल नंबर 3 गया कि अगर लैटिस एनर्जी को तुम हाई रखोगे तो लैटिस एनर्जी के हाई रखने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, यानी कि लैटिस एनर्जी का सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप चलता है? इनवर्स। ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी का और सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशनशिप था? डायरेक्ट। यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। अच्छा, और एक पुराने क्लास का प्रवचन भी मैं तुम्हें रिपीट करा दूं कि लैटिस एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप इसके साथ भी होता है, कैटायन का साइज, ठीक है, प्लस अनायन का साइज। इवन अभी जो तुम्हें लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने एक शीट भेजी थी, शीट वीडियो में नहीं भेजी थी, ग्रुप में शेयर की थी। तो उस ग्रुप के आखिरी के जो 2 क्वेश्चंस थे वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड थे, ये लैटिस एनर्जी और इससे। ठीक है, तो अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया तो उसे कर लेना। ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। हमने अभी तक क्या क्या अपना औजार इकट्ठे कर लिए। पहला औजार, जितना इजीली डिसोशिएट होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा। औजार नंबर 2, जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा। लैटिस एनर्जी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, हम लोगों ने ठीक है हम लोग ने। चौथी चीज में आते हैं, चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है? लैटिस, सोचो, जस्ट इमेजिन, अपने छोटे से दिमाग पे जोर लगा, लैटिस एनर्जी में आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, लैटिस एनर्जी में आप एनर्जी क्या कर रहे हो? सप्लाई कर रहे हो। दिस इज अ नोट, नॉट अ 4th पॉइंट, दिस इज अ नोट। आप सप्लाई कर रहे हो, यानी कि लैटिस एनर्जी एक प्रकार की कैसी प्रोसेस हो गई? एंडो। और जब आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन में आप एनर्जी सप्लाई नहीं करते हो बल्कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यानी कि वो कैसी प्रोसेस हो गई? एक्सो। समझ में आ रही है बात? अब अपना छोटा सा भेजा हमको लगाना है। छोटा सा भेजा क्या है? बहुत ही सिंपल सा है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में? लैटिस एनर्जी के, तो हम कहेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या है? आपका वाटर में, हम लोग याद रखना सॉल्वेंट कोई भी ले सकते हैं, बट अभी तुम पूरा 12th पढ़ लोगे, सॉल्युबिलिटी आप हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में ही निकालोगे। ठीक है, बहुत कम केसेस होंगे जब आपको सॉल्युबिलिटी किसी और केस के रिस्पेक्ट में निकालनी हो। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो जो भी तुम्हारा सॉल्ट होगा वो वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। काफ़ी हद तक, इट मे बी स्पेरिंगली सॉल्युबल, बट सॉल्युबल हो जाएगा। ज़्यादा होगा कम होगा वो नहीं, सॉल्युबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर लैटिस एनर्जी के कंपेयर में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई तो आपका सॉल्ट इनसॉल्युबल होगा। अब खुद से दिमाग लगाकर सोचो, ऐसा मैंने क्यों लिखा? लैटिस एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है मतलब क्या? एनर्जी दो तभी मैं टूटूंगा। वो जो टूटने के लिए वो जो एनर्जी मांग रहा है कि मुझे एनर्जी दो तभी मैं टूटूंगा, वो एनर्जी जो वो मांग रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि वो एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा है, हमारी बेचारी हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो आपका आयोनिक कंपाउंड टूट ही नहीं रहा है। अब आयोनिक कंपाउंड ही अगर नहीं टूटेगा तो बताओ सॉल्युबिलिटी कैसे होगी? सॉल्युबल तो होगा ही नहीं। तो लैटिस एनर्जी हाई होने का मतलब क्या होता है कि आपका आयोनिक कंपाउंड डिसोशिएट नहीं हुआ। ठीक है, आपका जो आयोनिक कंपाउंड है वो डिसोशिएट नहीं हुआ। ठीक है, उसको जो डिसोशिएट होना चाहिए था वो डिसोशिएट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे घर में नमक है, तुम पानी में नमक घोलो, घुल जाएगा। अब मान लेते हैं पानी में नमक नहीं घुल रहा, तुम क्या करोगे? उसको पानी को गर्म करने लगोगे। क्यों गर्म करने लगोगे? गर्म करने से क्या होगा? नमक घुल जाएगा।
गर्म करने से नमक क्यों घुला? पहले तो नहीं घुल रहा था। रीज़न, पहले वो इसीलिए घुल गया क्योंकि आपने थोड़ा सा नमक डाला था। उस थोड़े से नमक को, उसके Na+ को, उसके Cl- को अलग अलग करने के लिए जो लैटिस एनर्जी चाहिए थी वो हाइड्रेशन एनर्जी ने दे दी। जा मेरे से ले ले। लेकिन जब तुम ज़्यादा नमक डालते गए तो बहुत सारे वहाँ पे NaCl आ गए। बहुत सारे Na, क्योंकि पानी को हम नहीं बढ़ा रहे, पानी तो हम फिक्स रख रहे हैं, तो बहुत सारे NaCl आ गए। ज़्यादा NaCl के चक्कर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लैटिस एनर्जी की डिमांड आ गई, और वो डिमांड आपकी बेचारी उतने ही पानी की क्वांटिटी हाइड्रेशन एनर्जी से पूरी ना कर पाई, इसीलिए आपका नमक इनसॉल्युबल था। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, डिमांड तो ज़्यादा है, डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी, तो हम नीचे से उसको गर्म करना शुरू करते हैं, यानी कि एक्सटर्नली हम हीट देना शुरू करते हैं। तो अगर किसी चीज़ को तुम्हें डिज़ोल्व करना है तो आप उसको एक्सटर्नल हीट करो। कई लोग तो इतने बेशरम होते हैं कि एक्सटर्नल हीटिंग से भी डिज़ोल्व नहीं होते, बट कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं हीटिंग करने से, और कुछ कुछ चीज़ें बिना हीटिंग से ही डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो जो चीज़ें बिना हीटिंग से डिज़ोल्व हो जाती हैं उनको एनर्जी, उनकी लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देता कौन है? उनको देता है ये हाइड्रेशन। लेकिन अगर डिमांड ही बहुत ज़्यादा हो गई है, जो हाइड्रेशन पूरी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा बताओ? आप लोगों का बाहर से आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी, बाहर से तुमको हीट देनी पड़ेगी, तुम्हारी हीट की मदद से फिर वो चीज़ क्या होगी, डिजॉल्व होगी। तो ये एक छोटा सा नोट है जो तुम लोगों को हो सकता है बाद में कभी काम आए। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए जिन पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। अब आते हैं हम एक तीसरे फैक्टर पे जिस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है आपके डेल्टा जी पर। ठीक है, अब ये डेल्टा जी नामक प्राणी कौन है, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अभी मैं सिर्फ इसका नाम बता देती हूँ, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। बराबर, ज़्यादा इस पर हम लोग नहीं सोचते हैं कि कौन है, क्योंकि इसको सिखाने के लिए पूरा थर्मोडायनेमिक्स बताना पड़ेगा, और फालतू के शॉर्ट में मैं बताना चाह नहीं रही हूँ, तो जस्ट से कि डेल्टा जी है। अब डेल्टा जी के अकॉर्डिंग कोई भी सॉल्ट सोल्यूबल कब होता है, कोई भी सॉल्ट इनसोल्यूबल कब होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो आपका जो सॉल्ट है वो सोल्यूबल है, और अगर मान लेते हैं आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका जो सॉल्ट है वो कैसा है, इनसोल्यूबल है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो ऐसे केस में अब ये डेल्टा जी का कोई फॉर्मूला वार्मूला है हाँ, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, हमें नहीं पता चल सकता। हम जब एक्सपेरिमेंट, जब तक हमें डेटाज नहीं दिया, हमें नहीं पता चल सकता। इनऑर्गेनिक के इस चैप्टर में कोई डेटा आएगा, कोई डेटा नहीं आएगा, फिर कैसे करें? तो डेल्टा जी है क्या, आगे थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एस का मतलब, डेल्टा एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज मतलब एनर्जी चेंज कितना हुआ। अच्छा, और यहाँ पे डेल्टा एस का मतलब क्या है, टी को तो तुम जानते हो, टी फॉर टेम्परेचर। एंट्रोपी चेंज, अब ये तुम लोगों की लाइफ में एक नया वर्ड आ गया, एंट्रोपी चेंज क्या हो गया। तो अभी फिलहाल के लिए तुम एंट्रोपी को ऐसा समझ लो, एंट्रोपी इज अ रैंडमनेस। ठीक है, एंट्रोपी इज रैंडमनेस। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर क्लास में टीचर नहीं होती हैं तो तुम अपने अपने फेवरेट दोस्त की बेंच में जाके बैठ जाते हो, क्लास में जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हो। ठीक है, क्लास में क्या कर देते हो, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हो, दैट डिस्टर्बेंस इज रैंडमनेस। ठीक है, तो जब भी आपका अपन किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं, जब भी हम एक आयोनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो डिज़ोल्व करने के दौरान वो A+ और B- में टूट जाता है। तो जब वो A+ और B- में टूटता है तो तुम खुद सोचो, जब वो AB था तो वो ऑर्डर्ड था, अब जब वो डिज़ोल्व हो गया तो वो क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गया, उसमें रैंडमनेस आ गई। तो इसका मतलब आपकी रैंडमनेस आ गई, रैंडमनेस आ गई, तो रैंडमनेस आ गई तो इसका मतलब डेल्टा एस हमेशा आपकी डिज़ोल्व वाली प्रोसेस के लिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ज़्यादा डिटेल्स थर्मोडायनेमिक्स में मिलेंगी, जो अभी बहुत टाइम है। तो डेल्टा एस हमेशा डिज़ोल्व करने वाली प्रोसेस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इसके लिए हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल्टा एस का मतलब ही होता है प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का ही मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। प्रोडक्ट में तो रैंडमनेस है, और आपके AB में तो मतलब रिएक्टेंट में तो रैंडमनेस ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बड़े क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस हो रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव। अब अब अपना दिमाग लगाओ, डेल्टा एस, अब यहाँ से हम लोग केसेस बनाना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 बनाते हैं। अभी आपके पास डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस दिया है। यहाँ पे 2 केसेस बनाओ। सबसे पहला केस यहाँ पे ये बनेगा कि इमेजिन
इस रिएक्शन कोई एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका डेल्टा एच निगेटिव आ रहा है। डेल्टा एस नो डाउट पॉजिटिव ही रहेगा फिलहाल आज की क्लास के लिए, क्योंकि जब भी आप एक आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करोगे आयंस क्रिएट होंगे। आयंस क्रिएट होंगे मतलब रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव है। ओके, तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अपना भेजा चलाइए कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, टी तो टेम्परेचर है पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम केल्विन में लेते हैं, डिग्री में नहीं लेते, और बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो क्या होगा, ओवरऑल आंसर जो आएगा, ओवरऑल आंसर जो आएगा वो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। मैथ्स की है मैंने सादी सी, कोई केमिस्ट्री नहीं की है। डेल्टा एच निगेटिव आएगा, यानी कि आपका जो सॉल्ट है वो क्या है, सल्यूबल है। तो जब आपका डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है, और एंट्रोपी अगर आपकी पॉजिटिव होती है तो आपका सॉल्ट क्या होता है, सल्यूबल। लेकिन एक केस ये भी बन सकता है कि डेल्टा एच की वैल्यू मान लो पॉजिटिव है, एंट्रोपी तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी जब भी हम एक आयोनिक सॉलिड को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव रहने का मतलब बाद में देखते हैं, बट डेल्टा एच इमेजिन करो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डेल्टा एच में टोटल और कितने केसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, उसमें और 3 केसेस किए जा सकते हैं। कैसे इमेजिन डेल्टा एच की आपने कुछ तो वैल्यू निकाली, और जो भी आपने वैल्यू निकाली एक पॉजिटिव वैल्यू ही निकाली, नो डाउट, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू आपके बाजू में लिखे हुए टी डेल्टा एस के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जब आप उस डेल्टा एच की हाई वैल्यू को टी डेल्टा एच जैसी छोटी वैल्यू से माइनस करोगे तो जो डेल्टा जी का आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो एक पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा एच बड़ा है, और डेल्टा एच बड़ा है तो साइन भी बड़े नंबर का लगेगा सब्ट्रैक्शन के बाद, तो पॉजिटिव आएगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आया इसका मतलब सॉल्ट क्या है, इनसोल्यूबल है, ठीक है। इसका मतलब सॉल्ट क्या है, इनसोल्यूबल। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, आई डू एग्री, बट वो सच दैट पॉजिटिव है कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और अगर ऐसा रहा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और अगर 0 आई तो वो रिएक्शन एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पे रहती है। और ऐसे केसेस में हम सॉल्ट्स को कहते हैं कि सॉल्ट्स आपके क्या हैं, पार्शियली सोल्यूबल होते हैं। सॉल्ट्स आपके क्या होते हैं, पार्शियली सोल्यूबल होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका डेल्टा एच की कोई तो आपने वैल्यू आई है, भले ही पॉजिटिव आई है, बट टी डेल्टा एस उससे ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। टी डेल्टा एस ज़्यादा पॉजिटिव है और बेचारा डेल्टा एच उससे कम पॉजिटिव है। तो ऐसे में डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, और अगर वैल्यू निगेटिव आ गई मतलब आपका सॉल्ट क्या है, सोल्यूबल। तो ये कुछ केसेस है जिससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स क्रिएट होकर आ सकते हैं कि बताओ अगर आपके डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है तो बताइए कि आपकी जो सॉल्ट है वो पानी में सोल्यूबल होगा कि इनसोल्यूबल होगा। तो हम वहाँ अटक जाएंगे क्योंकि हम सोचेंगे हमने तो कुछ सोल्यूबिलिटी पे कोई न्यूमेरिकल मैथमेटिकल पार्ट किया ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व करें। तो उसमें याद रखना है डेल्टा एच अगर निगेटिव आता है क्योंकि डिजॉल्व होने वाली प्रोसेस में तो हमेशा ही डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा, है ना। अगर टेम्परेचर अगर आप बहुत 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 हाई भी कर देते हो तो इससे तो और भी आंसर बल्कि निगेटिव आने लगेगा, क्योंकि कुछ और भी निगेटिव आने लगेगा। तो ऐसे केस में आपका वो सॉल्यूबल रहेगा, और बाकी के केसेस में क्या है, वो केसेस आपको याद रखने हैं लॉजिकली, रट्टा मार के नहीं। अब देखो इस केस में आपका सॉल्ट इनसोल्यूबल है। क्यों इस केस में आपका सॉल्ट इनसोल्यूबल है, वाई, क्योंकि डेल्टा एच बहुत पॉजिटिव है और उसके कंपेयर में टी डेल्टा एस छोटा है। तो जब हम डेल्टा एच में से टी डेल्टा एस माइनस करेंगे तो साइन बड़े नंबर का यानी कि डेल्टा एच का आ गया, देयरफॉर। अब इमेजिन करो इस पर्टिकुलर केस में आपने वेरी 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 हाई टेम्परेचर अप्लाई किया, ठीक है। वेरी 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 क्या किया, यहाँ पे हाई टेम्परेचर अप्लाई किया। जब आप बहुत 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 ज़्यादा हाई टेम्परेचर अप्लाई करोगे देन आपका जो T इंटू डेल्टा एस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जो कि पहले डेल्टा एस से छोटा हुआ करता था वो अब बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू डेल्टा एच। और अब अगर क्योंकि वो डेल्टा एस से बड़ा हो गया तो इसका मतलब कि डेल्टा एच को जब तुम टी डेल्टा एस से माइनस करने की कोशिश करोगे तो आंसर टी डेल्टा एस, क्योंकि एक बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा और टी डेल्टा एस का साइन निगेटिव है। और अगर जब भी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है इसका मतलब सॉल्ट क्या हो जाता है, सोल्यूबल। तो एक जो सॉल्ट आपका इनसोल्यूबल है उस इनसोल्यूबल सॉल्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूबल बना सकते हैं इफ वी अप्लाई टेम्परेचर। तो इसीलिए यूजुअली अगर आपका पानी है,
पानी में आप नमक डिजोल्व कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, करते जा रहे हो, डिजोल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता है, बट एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। आप और पानी डालोगे तो हो ही जाएगा, डेफिनेटली पानी की क्वांटिटी ऐड करो, बट आपको पानी की क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है। आप क्या करो, उस पानी को उठाओ, गैस के ऊपर रख दो। जैसी पानी को हीट मिलेगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेल्टा एच, ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी, सॉल्ट क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक और पॉइंट बना लिया। ये भी तुम्हारे थर्ड फैक्टर पे था कि आपकी एंट्रोपी किस प्रकार से डेल्टा जी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अब इसको लेकर एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, वो तुम्हें टॉपिक थोड़ा सा याद रखना है। एक एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस वाला फैक्ट वाला सवाल है वो ये कि आपका जो लेड होता है, लेड ने आपके हेलोजेंस के साथ मिलकर कुछ सॉल्ट्स क्रिएट किए। ठीक है, लेड ने क्या किया, हेलोजेंस के साथ मिलकर कुछ सॉल्ट्स क्रिएट किए। जैसे कि उसने सॉल्ट क्रिएट किया PbCl2 का, उसने सॉल्ट क्रिएट किया PbBr2 का, और उसने सॉल्ट क्रिएट किया PbF2 का, उसने सॉल्ट क्रिएट किया PbI2 का। ये इसका जो ऑर्डर होगा सॉल्युबिलिटी का वो ये रहेगा। सोचो, फिर ये आपको याद रखना है। अब तुम चाहे इसको कैसे भी याद रखो, ये एक एक्सेप्शन के तौर पे याद रखो या कैसे भी याद रखो, ये आपको याद रखना है। रीज़न तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता उसका, या प्रोवाइड कर भी दे तो कोई मतलब नहीं है, देयरफॉर। अच्छा, अब इसी सेम सॉल्ट को एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी तुम्हें याद रखना है। यूजुअली क्या होता है, जब हम लोग लैब में काम करते हैं, हमको सॉल्युबिलिटी टेस्ट करने को दिया जाता है। जब भी हमें एक सॉल्ट मिलता है, उस सॉल्ट का सबसे पहले हमको सॉल्युबिलिटी टेस्ट करना रहता है कि वो सॉल्ट कैस में और किस में सोल्यूबल है। कुछ सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, कुछ सॉल्ट थोड़ा सा वार्म वाटर में सोल्यूबल होते हैं। वार्म वाटर समझता है ना, जिससे नहाते हो, ठीक है, एकदम उबलते हो पानी से तो नहाते नहीं हो, वार्म वाटर लुक वार्म वाटर में डिजॉल्व होता है। कुछ सॉल्ट जो होते हैं आपके एकदम खोलते हुए पानी में डिजॉल्व होते हैं, कुछ उसमें भी नहीं होते, बेशरम होते हैं। कुछ डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व होते हैं, कुछ डाइल्यूट HCl में भी नहीं होते, कुछ कंसनट्रेटेड एसिड्स में होते हैं, कुछ उससे भी बेशरम होते हैं जिनको कंसनट्रेटेड के साथ हीटिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत कम होते हैं और उनके साथ काम भी हम यूजुअली नहीं करते, क्योंकि आपको दिया नहीं जाता उस टाइप के सॉल्ट्स के साथ काम करना, लेकिन कभी कभी मिलते हैं ज़रूर हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स की हम सोल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो सोल्युबिलिटी टेस्ट का एक ऑर्डर होता है, पहले कोल्ड वाटर में डाल के देखो सॉल्ट को, फिर को थोड़ा से लुकवार्म वाटर में डाल के देखो, मतलब उसी टेस्ट ट्यूब को उठाकर जाके बर्नर के ऊपर हीट करना शुरू कर दो, एकदम उबालना मत। उसमें भी नहीं हो तो फिर बॉईल करना शुरू कर दो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में। तो ऐसे में आपके पास मैं 3 सॉल्ट दे रही हूँ, PbCl2, अच्छा रुको, PbCl2, PbR2 और उसके बाद है PbI2। अब इसमें तुम गए इसकी सॉल्युबिलिटी का टेस्ट करने, तुमने बोला क्या ये कोल्ड वाटर में डिजॉल्व होता है, तीनों मना कर देंगे, हम नहीं होते। अब इसमें डाउट आएगा तुमको कि मैंने PbF2 को क्यों नहीं लिया। ठीक है, इस पूरी लिस्ट में मेरा PbF2 कहाँ छूट गया। PbF2 को मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आपका जो महान PbF2 है वो वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, इसीलिए। तो ये लोग क्योंकि वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए इन लोगों का नंबर हमने ले लिया है, बाकी वो वाटर सोल्यूबल होता है, देयरफॉर उसको हम लोग अभी फिलहाल हटा दिए। अच्छा, अब बचता है आपका कि चलो एक काम करते हैं, लुक वार्म वाटर ले लेते हैं, या फिर एक मिनट यहाँ पे वाटर कर देना उसको, ठीक है। अब एक काम करो, आप लुक वार्म वाटर ले लो। तो जब आप लुक वार्म वाटर लोगे तो लुक वार्म वाटर लेने से क्या होगा, आपका जो PbCl2 है वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अब सोचो, जो चीज़ लुक वार्म वाटर में डिजॉल्व हो गई है, क्या वो हॉट वाटर अगर करते तो नहीं होती, हॉट मतलब बॉइलिंग वाटर अगर करते तो नहीं होती, वो तो ऑब्वियसली हो जाती। लेकिन जो PbR2 PbI2 अभी भी बेशरम है, वो अभी भी डिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अब जब उनको बॉइलिंग वाटर में डालोगे तो डिजॉल्व होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे इनऑर्गेनिक के ऊपर सवाल बन सकते हैं कि कौन सी चीज़ हॉट वाटर में डिजॉल्व हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, देयरफॉर। ठीक है, ये प्रवचन आ गया हमारा। अच्छा, अब ये प्रवचन खत्म। ये हम लोगों ने आपके क्या पढ़ लिए, 3 आपके फैक्टर्स पढ़ लिए जिन पे आपका क्या करती है, लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। अब आते हैं हम हमारे चौथे फैक्टर पे। चौथा फैक्टर इज फजान्स रूल। फजान्स रूल इज नथिंग बट इट इज पोलराइजेशन, बराबर। फजान्स रूल इज नथिंग बट इट इज पोलराइजेशन। अब देखो, फजान्स रूल का जो नियम है उस नियम को समझते हैं। कैसे समझते हैं, अपना भेजा लगाओ। मैंने अभी केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में ही बोला, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर कोई चीज के ऊपर, मतलब किसी कंपाउंड के ऊपर चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज लाइक वाला कॉम्बिनेशन है, तो वो हमेशा उस चीज में डिजॉल्व होने की टेंडेंसी रखेगी, उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने की टेंडेंसी रखेगी
जो खुद चार्जेस वाला होगा, और ऐसे सॉल्वेंट जो खुद चार्जेस वाले होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। यानी कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ये डिसॉल्व होंगे, किस में डिसॉल्व होंगे? आप लोगों के पोलर सॉल्वेंट में। क्यों ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में डाइपोल होता है, यानी कि चार्जेस होते हैं। फिलहाल के लिए लोकल भाषा पढ़ लेते हैं, क्योंकि डाइपोल हमने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे चैप्टर के एंडिंग में, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। और आयोनिक कंपाउंड में तो खुद चार्ज होता है, इस पर तो तुम्हें डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई कंपाउंड जितना 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 ज़्यादा आयोनिक होगा उसकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में उतनी 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 बढ़ती जाएगी। अब फजांस रूल तो हम तुम पढ़ के बैठे हो, तुम्हें तो पता ही है, छोटा कैटायन बड़ा अनायन बराबर क्या करते हैं? कोवैलेंट कैरेक्टर को न्योता देते हैं। तो अगर 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 परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो अगर आप उस चीज़ को बोलोगे कि जाके पोलर में डिसॉल्व हो, तो वो क्या बोलेगा? सॉरी, मैं डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे अंदर कौन सा कैरेक्टर आ चुका है? कोवैलेंट। था मैं भले ही आयनिक, बट इस फजान से मेरे अंदर तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी डलवा दिया, तो अब मैं डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर कुछ कंपाउंड्स में परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा या होंगे, तो उनके ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किस में घटेगी? पोलर में। ठीक है, किस में घटेगी? पोलर में। किस में घटेगी? पोलर में, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर में चार्जेस नहीं होते और पोलर में चार्जेस होते हैं। बट अगर यही सेम चीज़ तुमसे ऐसे सॉल्वेंट के लिए पूछ ली जाती जो कि आप लोगों का नॉन पोलर होता, लाइक नॉन पोलर मतलब बेंजीन, आगे जैसे जैसे ऑर्गेनिक में जाओगे तुम्हें पता चलेगा कौन लोग पोलर होते हैं कौन नहीं होते। फिलहाल अपने छोटे से दिमाग में उतना जोर मत डालो। बट अगर यही सेम क्वेश्चन तुमसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने को बोला जाता, तो परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर फिर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है सॉल्युबिलिटी के। तो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट पोलर है कि नॉन पोलर है। एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स इमेजिन आपके पास एक सॉल्ट है NaF, NaCl, NaBr और NaI, ये आपके पास सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट की तुम्हें इसको सॉल्युबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्युबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से आपको एक बार पोलर सॉल्वेंट में भी अरेंज करना है और एक बार तुम्हें इसको क्या करना है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी अरेंज करना है। तो याद रखना, पोलर सॉल्वेंट में क्या लेन देन चलता है? जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर सॉल्युबिलिटी उतनी कम। अब तुम्हें तो पता है कोवैलेंट कैरेक्टर की कंडीशंस क्या होती हैं? छोटा कैटायन बड़ा अनायन। जितना बड़ा अनायन होगा, क्योंकि कैटायन सेम है तो अनायन पे बात करेंगे, जितना बड़ा अनायन होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में? NaI में। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी भी किस में होगी? NaI में। तो यानी कि करेक्ट सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये। अगर मैं पोलर सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ तो, और अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ तो नॉन पोलर मतलब जिसके पास चार्जेस नहीं है। तो नॉन पोलर एक ऐसे सॉल्ट को पसंद करेगा जो ज़्यादा कोवैलेंट हो। तो यानी कि इसी पोलर सॉल्वेंट वाले ऑर्डर को क्या उठा के कर देना? रिवर्स कर देना। ये इस तरीके से बस खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, तो टोटल कितने फैक्टर्स पे हमने हमारी सॉल्युबिलिटी को वेरी करवाया? टोटल 4 फैक्टर्स पे। ठीक है, यो याद रखोगे। अभी एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल तो काफ़ी फेमस है। आपका जो सिल्वर होते हैं, सिल्वर के जो हैलाइड्स होते हैं, लाइक AgF, लाइक AgCl, लाइक AgBr और एक होता है आपका AgI। इसमें से AgF PPT नहीं बनाता। तुमने 10th स्टैंडर्ड तक और इवन अभी जो हमने कलर का वीडियो पढ़ा उसमें तुमने पढ़ा होगा AgCl एक वाइट कलर की PPT होती है, AgBr एक पेल येलो कलर की PPT होती है। कलर्स याद होने चाहिए इसलिए मैं बता रही हूँ। AgI एक डार्क येलो कलर की PPT होती है, बराबर। यानी कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है? कम है, तभी तो PPT बना रहे। AgF की PPT कभी सुने हो? नहीं ना। तो क्योंकि बिकॉज AgF आप लोगों का क्या होता है? वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। और ये जो आपके AgCl, AgBr, AgI हैं, ये वाटर में क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। तो इनके वाटर में इनसोल्यूबल होने का रीज़न क्या है? इनके वाटर में इनसोल्यूबल का होने का रीज़न क्या है? फजांस रूल। इनके वाटर में इनसोल्यूबल होने का रीज़न क्या है? फजांस रूल। क्योंकि फजांस रूल के हिसाब से जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा
उतनी कम सोल्यूबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में है? आई वाले में। क्यों? क्योंकि कैटायन तो फिक्स कर दिए हैं, अनायन बदल रहा है, तो जितना बड़ा अनायन उतनी सोल्यूबिलिटी कम। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर किसके हिसाब से गया है? सोल्यूबिलिटी के हिसाब से। ये पॉइंट दुनिया में हर किसी को याद होना चाहिए। अगर ये सोल्यूबिलिटी किस में देखी जा रही है? वाटर में। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि इन्हीं हैलाइड्स को बेंजीन में डिसॉल्व करो, तो बेंजीन एक नॉन पोलर है, तो यही ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो पानी के हिसाब से अपना ऑर्डर अरेंज कर लेना, लेकिन अगर पानी के अलावा कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट बोला गया है तो फिर उसी ऑर्डर को रिवर्स कर देना। बराबर। जैसे एक क्वेश्चन इस पे और आ सकता है, जैसे आपके पास एक Ag2S है और आपके पास Ag2O है। आपको बताना है कि किसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो देखो दोनों में कैटायन सेम है और अनायन वेरी हो रहा है, तो अनायन जितना बड़ा होगा, ठीक है, अनायन जितना बड़ा होगा आप लोगों का परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें मैक्सिमम है, और क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है इसीलिए सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? Ag2O की होगी। Ag2O ज़्यादा सोल्यूबल होगा। वैसे ही आप लोगों के पास एक दे दिया है FeOH होल ट्वाइस 2 और एक दे दिया FeOH होल ट्वाइस 3। यहाँ तो कैटायन भी सेम है, अनायन भी सेम है, फिर क्या देखेंगे? चार्ज देखेंगे। यहाँ पे Fe किस फॉर्म में? 2+ के फॉर्म में। यहाँ Fe किसके फॉर्म में? 3+ के फॉर्म में। जितना छोटा कैटायन होगा, ठीक है, जितना छोटा कैटायन होगा आप लोगों का कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो अगर मैं साइज की बात करूँ तो Fe2+ में और Fe3+ में कौन छोटा होता है? Fe3+ छोटा होता है। क्यों होता है? जाके पीरियोडिसिटी के वीडियोस देखो, भूल गए हो तो। ठीक है, तो Fe3+ छोटा होता है, और क्योंकि Fe3+ छोटा होगा तो इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर कंपैरेटिवली इन दोनों में इसके पास मैक्सिमम होगा। क्योंकि इसके पास मैक्सिमम होगा तो ये आपका लीस्ट सोल्यूबल होगा वाटर में या किसी दूसरे पोलर सॉल्वेंट में, और ये आप लोगों का मैक्सिमम सोल्यूबल होगा किसी भी प्रकार के पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों को कि आप लोगों का जो सॉल्युबिलिटी है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपको 3, 6, 7, 8 सॉल्ट दे दिए। अब उन सॉल्ट को आपको अरेंज करना है। किसके बेसिस पे अरेंज करना है बताओ? आपको उन्हें अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो याद रखना हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना कि किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के। तो अगर कभी भी किसी ने नॉन पोलर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पूछ लिया तो ऑर्डर बस क्या कर देने का है? रिवर्स कर देने का है। तो अब वो रूल्स क्या है, उन रूल्स में हमें जानना होगा। तो मैं पहले तुम्हें रूल्स बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल से हैं। उन रूल्स को याद रखोगे। वो रूल्स कैसे आए मैं इस वीडियो के एंडिंग में उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक्सप्लेनेशन देने में, लेकिन एक्सप्लेनेशन का कोई नीड नहीं है। आप अगर रूल्स याद करो उसके बेसिस से भी सवाल बराबर होते हैं। तो रूल क्या है? मात्र 2 रूल्स है, बहुत ही सिंपल से। कई बार ऐसा होता है कि जो सॉल्ट होता है उस सॉल्ट में जो कैटायन होता है उसका साइज एज कंपेयर टू अनायन, ठीक है, उसका साइज एज कंपेयर टू अनायन। केस वन लेते हैं। केस 1 में आपके पास कुछ ऐसे सॉल्ट्स आएंगे जिसमें अनायन का जो साइज है वो कंपैरेटिवली कैटायन के साइज के बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, बराबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे केस में आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर विल डिसाइड। इंग्लिश ठीक कर लेना, ठीक है, मेरा मूड नहीं है ठीक तरीके से स्टेटमेंट बनाने का। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड होगा किसके हिसाब से? हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से। अब तुम्हें तो पता है हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्युबिलिटी के क्या होती है? आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। खत्म। यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करेगी, ठीक है, क्या करेगी? हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करेगी। या फिर आप इस चीज़ को इस भाषा में भी बोल सकते हो कि अगर एनायन और कैटायन के बीच में साइज का जो डिफरेंस है वो अगर बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है, डिफरेंस इन साइज, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन, अगर इसी कैटायन और इसी अनायन के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा जो साइज का डिफरेंस रहेगा
ये जितना ज़्यादा रहेगा सॉल्युबिलिटी आप लोगों की उतनी ज़्यादा रहेगी। ये हो गया हम लोगों का रूल, ठीक है, ये हम लोगों का रूल है, ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर मैं प्रवचन दे चुकी हूँ, अगर एक बहुत बड़ा होगा एक बहुत छोटा होगा तो इजीली टूट जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से आनायन बड़े होते हैं, मैं लिस्ट देती हूँ, ठीक है, मैं लिस्ट देती हूँ। SeLO4 निगेटिव, ये एक बड़े अनायन में माना जाता है, ठीक है। CrO4 2 निगेटिव, ये भी एक बड़े अनायन में माना जाता है। उसके अलावा NO3 निगेटिव, ये भी आपका बड़े अनायन में माना जाता है। SO4 2 निगेटिव बड़े अनायन में, SO3 2 निगेटिव बड़े अनायन में। समझ रहे हो किस तरीके से लिखा जा रहा है, ये सब बड़े अनायन हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, ये बड़े लोग हैं। अब इसके अलावा ये आपके बिग अनायंस हैं। तो जब भी किसी कैटायन के साथ आपको इस प्रकार के कुछ बड़े बड़े अनायंस दिखे, तो बड़े बड़े अनायंस जब दिख रहे हो तब आप लोगों के इसमें याद रखना क्या होगा, आप लोगों का जो जितना ज़्यादा कैटायन और अनायन के बीच में साइज का डिफरेंस होगा सॉल्युबिलिटी उसके हिसाब से डिसाइड होगी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। आपको दिया गया है LiClO4, फिर दे दिया है NaClO4, RbClO4, अरेंज करो। तो ClO4 दिखा, मतलब दिमाग में चमकना चाहिए बड़ा अनायन। बड़े अनायन में क्या नियम चलेगा, जितना ज़्यादा कैटायन और अनायन के बीच का साइज का डिफरेंस होगा। तो देखो ClO4 का साइज तो फिक्स है तीनों केसेस में, वैरी कौन कर रहा है, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम। तो उनमें से यहाँ पर अगर मैं ClO4 का साइज ये मान लूँ कि ये इसका साइज है, तो जब उसको आपने लिथियम के साथ ज्वाइन किया तो लिथियम लो पिद्दी सा, या आपने Na के साथ ज्वाइन किया तो Na थोड़ा बड़ा सा, Rb के साथ ज्वाइन किया तो Rb उसके कंपेयर का। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा साइज का डिफरेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली इस केस में एक बड़ा एक छोटा, तो ये सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा और RbCl4 कम। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि अगर आपके पास बिग अनायन वाला कॉम्बिनेशन आ जाए तो बिग अनायन वाले कॉम्बिनेशन में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी आप लोगों की क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि अब डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहा। तो अब वो क्या करेगा, इसी लिथियम के बाजू में तुम्हें NO3 लगा के दे देगा, इसी के बाजू में SO4 लगा देगा, ग्रुप 1 के साथ, ग्रुप 2 के साथ, राइट, कैसा भी कर सकता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वालों के साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो अभी अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ले लूँ कि लो इसको ऐसे अरेंज करो, आपको MgSO4 दिया है, आपको CaSO4 दिया है, आपको SrSO4 दिया है और आपको BaSO4 दिया, चलो अरेंज करो। तो तुम क्या करोगे, बोलोगे SO4 यानी कि बिग अनायन, बिग अनायन मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। क्यों घटेगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे कैटायन भी बढ़ता जाएगा ना, फिर वो अनायन के कंपैरेटिव आ जाएगा, तो यानी कि ये ऑर्डर होगा। तो SO4 NO3 SO3 ClO4 निगेटिव। अच्छा एक और मैं भूल गई हूँ, C2O4 2 निगेटिव, ठीक है, ये भी हो सकता है ऑक्सलेट आयन, ठीक है, ये भी एक बड़ा है। तो इनमें से अगर कुछ भी डाल दिया जाए तो आप याद रखना डाउन द ग्रुप जाते जाओगे आप लोगों का सॉल्युबिलिटी घटता जाएगा, बस खत्म कहानी। अच्छा लेकिन अब एक केस आप लोगों के पास, कौन सा केस नंबर डाले थे हम यहाँ रूल में, केस नंबर 1, केस नंबर 2 आप लोगों के पास ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लेते हैं कैटायन का जो साइज है वो अनायन के साइज के अप्रॉक्सीमेटली हो गया, ये भी तो हो सकता है, बराबर। तो ऐसे केस में फिर क्या, तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, तो जब आप लोगों का जो कैटायन होता है, कैटायन का साइज और अनायन का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाए, कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ, ऑक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, फ्लोराइड आयन, ये वाले, ठीक है, इन तीन में। तब क्या होगा, फिर क्या होगा, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है, क्या होगा, आप लोगों का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो घटने के बजाय अब बढ़ेगा। और यहाँ पे गवर्निंग फैक्टर, जैसे ऊपर वाले केस में जब आप लोगों का अनायन कंपैरेटिवली बहुत बड़ा था, हाइड्रेशन एनर्जी गवर्निंग फैक्टर थी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या थी, गवर्निंग फैक्टर थी। तो अब यहाँ पे लैटिस एनर्जी आप लोगों का डोमिनेटिंग फैक्टर होगी, ठीक है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी कैसी होगी,
डोमिनेटिंग फैक्टर, यानी कि जब आपका कैटायन और आनायन का साइन सेम होता है तो लैटिस एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, इसीलिए लैटिस एनर्जी क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर है। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा इस पे, तुम्हें दे दिया गया, मान लेते हैं LIF NAF और उसके बाद KF और RBF। अब इसको फजान्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करने मत बैठ जाना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो आप यूजुअली ना फजान्स रूल के क्वेश्चंस, ये जो एस ब्लॉक वाले आएंगे, एस ब्लॉक वाले जितने भी आएंगे, इन्हें साइज वाले के तरीके से करना है। ये कुछ जनरलाइजेशंस हैं, जनरलाइजेशंस मतलब देयर में भी फ्यू एक्सेप्शंस, बट ये जनरलाइजेशंस हैं जो एक इंसान बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखकर बनाता है। उस ऑब्जर्वेशन को पूरी कोचिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट पढ़ाने वाले लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? अदरवाइज सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है आप बैठे बैठाए नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, आपको उसके लिए सॉल्ट को डिजोल्व करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक जनरलाइजेशन है, बहुत सारे रिजल्ट देखे गए और रिजल्ट के बेसिस पे ये चीज़ बनाई गई है। तो अगर ये चीज़ देखी गई तो ये देखना कि ये एस ब्लॉक वाले हो, ओह तो एस ब्लॉक वाले मतलब फजान्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं जाना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन एस ब्लॉक वाले फजान्स रूल के अकॉर्डिंग भी सॉल्व हो जाए, बट मत करना, उसमें रिस्क है। इनको कैसा करना, चेक करना कि कैटायन के साथ बड़ा अनायन आया है कि कैटायन के साथ छोटा अनायन आया है। छोटा अनायन आया है यहाँ पर, या आपका फ्लोराइड कैसा है, छोटा अनायन है। तो जब ये छोटा अनायन है तो जितना 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 तुम नीचे जाओगे सॉल्युबिलिटी आप लोगों की उतनी ही बढ़ेगी, बराबर। सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ, इसमें से तुम में से हो सकता है शायद किसी जीनियस इंसान को ये सवाल आए कि आप पीरियड वाइज सॉल्युबिलिटी की बात क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि जब मैं पीरियड वाइज जाऊंगी तो एक सॉल्ट बनाने के लिए कैटायन होना और एक एनायन होना, पीरियड वाइज जाने में कैटायन नहीं बनते ना, नॉन मेटल्स आने लगते हैं, इसीलिए हम डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी तुम्हें बहुत सारे कॉम्बिनेशन कोई एक इंसान दे सकता है। लेट्स इमेजिन आपको दे दिया गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, BaOH होल ट्वाइस 2, और एक दे दिया है MgOH होल ट्वाइस 2, और एक दे दिया है CaOH होल ट्वाइस 2, और एक दे दिया है SrOH होल ट्वाइस 2। SR के सामने से वो हटा देना। अब बोला कि बताओ इसको सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बेसिस पर अरेंज करो। इन वाटर, ठीक है, वाटर यानी कि कौन, पोलर सॉल्वेंट, वाटर यानी कि कौन, पोलर सॉल्वेंट। तो याद रखना, शांत दिमाग, पहले अनायन कैसा है वो चेक करो। फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड स्मॉल अनायन होते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी हो, सॉरी सबसे कम किसकी होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। उससे कम किसकी होगी, उससे ज़्यादा किसकी होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। उससे ज़्यादा किसकी होगी, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड की। उससे ज़्यादा किसकी होगी, बेरियम हाइड्रोक्साइड की, समझ गए। लेकिन अगर यही सेम चीज़ तुमको नॉन पोलर में पूछ लेता तो गधे समान यही ऑर्डर में ही लिख के आ जाना, ऑर्डर को रिवर्स कर देना। क्योंकि हम जो ये सॉल्युबिलिटी के नियम पढ़ रहे हैं ये कब पढ़ते हैं, जब आप लोगों का सॉल्वेंट कैसा हो, पोलर हो, ठीक है। तो ये दो नियम तुम लोगों के लिए काफ़ी 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 हैं इस चीज़ को समझने के लिए। और अगर किसी को अब ये जानना है पहले मैं अपने प्रवचन ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा जानकारी मैं बांटना शुरू करती हूँ। क्योंकि एक्स्ट्रा जानकारी तभी बांटनी चाहिए जब आपका पूरा पढ़ाकर हो जाए, ताकि जिन लोगों को उस एक्स्ट्रा जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है उन लोगों के लिए टाइम वेस्ट ना हो, राइट। क्योंकि कैसे आया उस चीज़ को जान के आपका कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली इनऑर्गेनिक में रूल्स पता होने बहुत ही आवश्यक है। चलो, तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नोट उसको अपने इसमें डाल देना। ये चीज़ आप लोगों को एस ब्लॉक में पढ़ने को मिलती, ठीक है। तो उसको अभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप रिपीटेडली पढ़ते जाते हो तो आपको याद आ जाता है। देखो क्या है, ग्रुप 2 में हो, ठीक है। ग्रुप 2 तो पता ही है, अल्कलीन अर्थ मेटल्स का ग्रुप है। तो ग्रुप नंबर 2 में आपका जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम बड़ा ही एनोमलस बिहेवियर शो करता है एज कम्पेयर टू उसके अदर ग्रुप मेंबर्स। क्यों शो करता है वो हम एस ब्लॉक में पढ़ेंगे, वहाँ हम डायगोनल रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे जो मैंने पीरियोडिसिटी में नहीं पढ़ाई है, ठीक है। या फिर मैं बीच में किसी दिन डायगोनल रिलेशनशिप का हो सकता है अलग से एक वीडियो डाल दूँ, बट मैंने नहीं पढ़ाया जानबूझ के उसको। तो ऑल बेरिलियम सॉल्ट्स, बेरिलियम जितने भी सॉल्ट्स बनाए जितने भी अनायन के साथ, वो सारे के सारे सबरे के सबरे क्या होंगे, सल्यूबल होंगे। किसके साथ सल्यूबल होंगे, अमंग अदर ऑफ द सेम ग्रुप, ठीक है। इसका अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि इमेजिन करते हैं आप लोगों को किसी ने एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, कि लो बेरिलियम है, बेरिलियम BeClO4,
अच्छा, अभी ClO4 तो निगेटिव होता है, तो मुझे वैलेंसी सेटिस्फाई करवाने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। और फिर एक उसने दे दिया तुम्हें क्या नाम है, स्ट्रॉन्शियम और ClO4 और यहाँ 2। तो अभी हमारा दिमाग कैसा चलेगा? अभी तक तुम्हें मैंने क्या फीड किया? बड़ा अनायन, ClO4 बड़ा अनायन। बड़ा अनायन मतलब नीचे जाने पर आप लोगों की सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू मैं रूल्स चलूँ तो ये आपका बड़ा आना चाहिए, तो आता भी है। ठीक है, रियलिटी में भी आता है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के सॉल्ट ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ये कर दूँ, ठीक है, एक मिनट, अगर मैं एग्जांपल कुछ इस प्रकार से कर दूं, जैसे कि BeF2 और एक कर दिया जाए BaF2। अब बोलो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर मैं जाऊं तो F आप लोगों का कैसा अनायन है? एक छोटा अनायन है। तो छोटा अनायन मतलब नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए? इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? हमेशा बेरिलियम सॉल्ट की, चाहे छोटा कैटायन हो कि बड़ा। याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इवन एक शीट है, उस शीट में ये क्वेश्चन आया, मतलब एक देखा हुआ है मेरा, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है किसकी ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम लोगों ने ये टिक मार दिया। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने ये टिक मार दिया। ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो ऊपर रूल बनाया गया है वो सॉल्ट के लिए, और दे आर बेसिस। बराबर, ये क्या है? बेसिस है। बराबर, ये क्या है? बेसिस है। तो बेसिस में आप जितना नीचे जाओगे उतने अच्छे बेसिस आपको मिलेंगे। ठीक है, उतने अच्छे बेसिस मिलेंगे। तो याद रखना, जिस चीज़ को कंपेयर कर रहे हो वो सॉल्ट होना चाहिए है। ठीक है, वो चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक नियम। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, इसको देखते जाते हैं, तो आप लोगों को सॉल्ट एनालिसिस में कुछ टॉपिक्स आते हैं। उन टॉपिक्स में आपको पता होना चाहिए विच सॉल्ट विल फॉर्म PPT और विच विल नॉट। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस में आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाले जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व होते हैं और कौन से वाले सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ये एक अच्छी खासी इसका चार्ट बनता है सॉल्ट एनालिसिस का। तो तुम्हें से कुछ महीनों बाद वो सॉल्ट एनालिसिस में इस चीज़ को पढ़ना ही है। इस चीज़ को हम लोग अभी देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, ये तुमको NCERT वगैरह में भी यहाँ तक मिल जाएगा, बट चार्ट बनाया है कि नहीं है वो मुझे आइडिया नहीं है। जैसे कि आप लोगों के पास इमेजिन करते हैं फॉस्फेट है, फॉस्फेट यानी कि PO4 3 नेगेटिव। कार्बोनेट है, कार्बोनेट यानी कि CO3 2 नेगेटिव। और उसके बाद सल्फाइट है, एक मिनट, SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, ये अब जैसे तुम लोगों के पास लेट्स इमेजिन सल्फाइड है, सल्फाइड यानी कि SO3 2 नेगेटिव। और उसके बाद तुम्हारे पास ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट इसे कहते हैं C2O4 2 नेगेटिव। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉल्ट इन लोगों के सोल्यूबल होते हैं, सिवाय एक्सेप्शन में, सिवाय एक तरफ हम लोग कॉलम बना लेते हैं एक्सेप्शन का, सिवाय अमोनियम। यानी कि तुम अगर अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फाइट, अमोनियम ऑक्सलेट बनाओगे तो वो इनसोल्यूबल होंगे। या फिर जो फर्स्ट ए के मतलब ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 1A में तुमने बना लिया लिथियम फॉस्फेट, या फिर तुमने बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट। याद है कैल्शियम कार्बोनेट आपका जब आप CO2 गैस को पास करते हो लाइम वाटर से मिल्की मिल्की कलर देता है, राइट। तो मिल्की मिल्की कलर क्यों देता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाइट PPT और CaCO3। तो ये क्या होगा आप लोगों, सॉरी CaCO3 का भी है ग्रुप नंबर 2 में, तो ये भी आपका इनसोल्यूबल होता है। अच्छा, उसके अलावा फिर ग्रुप नंबर 1 के सारे ही होते हैं। तो आप ऑक्सलेट में सिर्फ और सिर्फ आयरन, ऑक्सलेट में सिर्फ और सिर्फ आयरन वाला आपका क्या होगा? इनसोल्यूबल, बाकी सब सोल्यूबल। अच्छा, उसके अलावा जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं सल्फेट। ऊपर सल्फाइड था, मैं यहाँ पे सल्फेट लिखूँ।
ऑल सल्फेट आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, एक को तो तुमने 10th में भी पढ़ा है, बेरियम सल्फेट, BaSO4, याद आ रहा है, यानी कि BaSO4 इनसोल्यूबल है। क्योंकि BaSO4 इनसोल्यूबल है यानी कि Ba की पावर 2+ के सॉल्ट सल्फेट्स के साथ इनसोल्यूबल होता है। Hg की पावर यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर 2+ रहे तो उसके साथ सल्फेट इनसोल्यूबल होता है। स्ट्रॉन्शियम की पावर 2+, वो भी SO4 के साथ इनसोल्यूबल होता है। Pb की पावर 2+, वो भी इनसोल्यूबल होता है, बराबर। तो ये लोग सल्फेट के साथ इनसोल्यूबल होंगे, रेस्ट बाकी के सारे सोल्यूबल होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग आपके मोस्ट फेमस हैलाइड्स आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो अब तुम्हें इतना तो पता है कि जो Ag+ होता है, अभी अभी मैंने ऊपर बताया, सिर्फ AgF वाटर सोल्यूबल होता है, बाकी AgCl, AgBr, AgI सब इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो Ag+ के साथ वो सॉल्ट इनसोल्यूबल होता है, कॉपर प्लस के साथ इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। लेड के साथ वो इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। अगर आपका Hg2+ है, उनके अच्छा Hgi2 है तो इनसोल्यूबल है, बाकियों के साथ सोल्यूबल है, और Hg22+ में वो सोल्यूबल इनसोल्यूबल हो जाता है। फिर ये हो गए आपके हैलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, ये भी बहुत कॉमन है। तो याद रखना ग्रुप 2 में से आप लोगों के पास जो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये 3 है। इसको कैसे याद करते हैं हम लोग, जैसे तुम लोग कुछ भी अपने फालतू नियम बना सकते हो। जैसे अभी पहला वाला जो ग्रुप 1 होता है उसको अपन कैसे याद करते हैं, है लीना की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 का बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो दिस आर वेरी कॉमन निमोनिक्स, तुम अपने भी बना सकते हो, कहीं वीडियो कहीं देखे हो तो उससे भी देख के सीख सकते हो, बट मैंने तो बिना निमोनिक्स के ही रटा है, बिकॉज निमोनिक्स से मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती। तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे होता है। अपने निमोनिक्स मेरे हिसाब से खुद ही बनाने चाहिए, अगर नहीं बना सकते हो और सक्षम हो तो फिर ढूंढ लेना उसको। तो ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड्स के कंपेयर में आपका जो कैल्शियम होता है, स्ट्रॉन्शियम होता है, जो बेरियम होता है, सभी की पावर +2 होती है, तो इसमें मैं लिख नहीं रही हूँ। इनको अगर आप ऑक्साइड या इनको अगर आप हाइड्रो ऑक्साइड के साथ करोगे तो वो इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। उनके अगर आपने अमोनियम सॉल्ट बनाया ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के साथ तो भी वो इनसोल्यूबल होता है, बराबर। अच्छा, अब आते हैं हम लोग हमारे फ्लोराइड पे। फ्लोराइड सिल्वर के साथ सोल्यूबल है। कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है, हमें लगता है क्योंकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में PPT बनती है तो हम फ्लोराइड को भी इनसोल्यूबल की कैटेगरी में टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम के साथ वो इनसोल्यूबल होता है, आपके अगेन यही कैल्शियम के साथ वो इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम के साथ इनसोल्यूबल होता है, अमोनियम के साथ इनसोल्यूबल होता है, और लेड के साथ वो इनसोल्यूबल होता है। इन सभी की पावर 2+ है। क्लोराइड को अगर आपने इन लोगों के साथ मिक्स किया तो। नेक्स्ट आता है तुम लोगों का क्रोमेट आयन, CrO4 2 नेगेटिव। क्रोमेट आयन को अगर आपने सिल्वर के साथ मिक्स किया तो वो इनसोल्यूबल है, ठीक है। और अगर आपने उसको Hg2+ के साथ मिक्स किया तो वो इनसोल्यूबल है, बराबर। ये उसकी कहानी है। फिर एक आता है आप लोगों के पास अगेन, अच्छा इसी क्रोमेट का एक और सब पार्ट है। वो क्रोमेट को अगर तुम इन्हीं लोगों के साथ स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और लेड, तीनों की ही +2 वैलेंसी वाले लोग, इनके साथ भी कंपेयर करोगे तो वो इनसोल्यूबल आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जीके पार्ट, क्रोमेट का सिल्वर के साथ सॉल्ट बनाओ, क्रोमेट का मर्क्यूरी के इस पावर वाले के साथ सॉल्ट बनाओ, जो भी सॉल्ट बनेगा, जो भी PPT बनेगी वो रेड कलर की होगी, और इनके साथ उसकी जो PPT बनेगी वो कौन सी कलर की होगी, येलो कलर की होगी। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है थायोसल्फेट, ये तुम लोगों के लिए नया नाम है, बट रेडॉक्स में तुम लोगों को इसकी आदत हो जाएगी। थायोसल्फेट मतलब S2O3 2 नेगेटिव, बराबर। तो थायोसल्फेट तो बहुत सारे लोगों के साथ इनसोल्यूबल होता है, जैसे सिल्वर के साथ, ठीक है, बिस्मथ के साथ, ठीक है, कॉपर के साथ, मर्क्यूरी की दोनों ही पावर्स के साथ। मर्क्यूरी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Hg2+ और Hg22+। तो ऐसे में दोनों के ही साथ वो इनसोल्यूबल होता है। बेरियम के साथ इनसोल्यूबल है, लेड के साथ वो इनसोल्यूबल है। ये थायोसल्फेट की कहानी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एसीटेट पे। एसीटेट आयन कौन सा होता है, CH3COO नेगेटिव। ये किसके साथ इनसोल्यूबल होता है, Ag पॉजिटिव के साथ, Cu पॉजिटिव के साथ, Hg22 पॉजिटिव के साथ। जो तुम्हारा NO2 होता है, NO2 नेगेटिव, ये किसके साथ इनसोल्यूबल होता है, अच्छा ये दोनों के लिए सेम है, सॉरी, ठीक है, इन दोनों के लिए सेम है, तो ये इन दोनों के साथ ये इनसोल्यूबल होते हैं। तो ये कुछ कहानियाँ तुमको बता दी गई, ठीक है। अब जैसे इस कहानी में एक आ जाता है आपका सल्फाइड। सल्फाइड किसके साथ इनसोल्यूबल होता है, अमोनियम के साथ इनसोल्यूबल होता है,
ग्रुप 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के साथ इंसॉल्युबल होता है। ये सब कुछ प्रवचंस थे। तो ये प्रवचंस आपको याद रखने हैं, ठीक है, आपको काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको सॉल्ट एनालिसिस में काफ़ी काम आएंगी। तो अभी से थोड़ा सा इसको रोज़ रोज़ एक पन्ने में लिख के कहीं चिपका लो कॉपी वॉपी में, या फिर जैसा भी तुम लर्न करने का तुम्हारा पैटर्न है, और उस पैटर्न के हिसाब से रट्टा मारना शुरू कर दो। तो कुछ महीनों में ये चीज़ ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। आखिरी के लिए अगर रखोगे कि बाद में मैं लर्न करूँगा, तो बाद में नहीं होता है, ठीक है, बाद में एक्चुअल में काफ़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे वीडियो रोक सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितने रूल्स तुम्हें देने थे वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब ये एक्स्ट्रा जानकारी है। वो रूल्स कैसे बने उसको तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, कोई नीड नहीं है। अब देखो, डेल्टा एच हाइड्रेशन का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला आया कैसे, कहाँ से आया, वो हमारा काम नहीं है। एक फार्मूला है K1 अपॉन में कैटायन प्लस K2 अपॉन में अनायन बराबर K1 K2 आर कॉन्स्टेंट्स। वैसे ही लैटिस एनर्जी LE, कई बुक्स में इसको U सिंबल से डिनोट करते हैं, बट मैंने तो जिन टीचर से अपना सीखा तो उन्होंने कभी मेरी पूरे 11th-12th में लैटिस एनर्जी को U सिंबल से डिनोट नहीं किया। शीट्स वगैरह में होता था बट वो कभी डिनोट नहीं करते थे, तो मेरी भी आदत वैसी बन गई है। जस्ट लेवोगैड्रो नंबर 6.022 होता है, बट मैंने तो 11th स्टैंडर्ड में जब पहली दिन क्लास की थी तो मेरे को तो 6.023 सिखाया था हमारे सर ने, तो तब से मेरी वही आदत बन गई है। मेरे को तो 2 लिखना ही अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है K3, एक नया कांस्टेंट दे दिया, कैटायन प्लस अनायन। अब यहाँ पे हम लोगों का केस नंबर 1 में आते हैं। केस नंबर 1 में अगर इफ़ आप लोगों का कैटायन का साइज़ बहुत 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 छोटा है एज़ कम्पेयर टू अनायन, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो कैटायन है वो बहुत सही, जो अनायन है वो अनायन ही आप लोगों का क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिख रहे हैं अभी। तो ये हो गई लैटिस एनर्जी, ये हो गया K3 अपॉन में R प्लस और R कैटायन प्लस R अनायन। अब सोचो, अगर अनायन बहुत छोटा है और उस अनायन का तुम रेसिप्रोकल ले रहे हो, अनायन बहुत बड़ा है, जैसे एक बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स से 1 करोड़, और 1 करोड़ का जब तुम रेसिप्रोकल लेके उसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर उतना ही छोटा नहीं आएगा। जैसे आई नो दैट 2 इज़ लेस देन 3, बट अगर मैं 2 का रेसिप्रोकल ले लूँ तो वो 1/2 हो जाएगा और ये 1/3। और रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या वही ऑर्डर फॉलो होगा? नहीं, रेसिप्रोकल लेने के बाद ये ऑर्डर फॉलो होगा। तो माना कि आपका अनायन बहुत 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 बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो R ऑफ कैटायन 1/R ऑफ कैटायन कई गुना बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू R ऑफ अनायन। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो ऐसे में अगर अनायन बहुत 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 छोटा हो रहा है 1/R अनायन, तो इस पूरी क्वांटिटी को, ये इतनी छोटी क्वांटिटी है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। जस्ट लाइक तुम्हारा बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए में मैंने तुम्हारे इसमें 2 रुपये डिपॉजिट कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या मेरे 2 रुपये डिपॉजिट करने से? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बट क्या वो 1 करोड़ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हुआ? नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनायन हाइड्रेशन एनर्जी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है कैटायन के कंपेयर में वो इतना छोटा होता है कि वी कैन से दैट कि ऑलमोस्ट सारा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? कैटायन ही कर रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इन हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, इन हाइड्रेशन एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन और अनायन दोनों की वजह से होती है ना, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द अनायन आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है? स्मॉल है एज कंपेयर टू कैटायन, बराबर। यानी कि अकेला कैटायन ही हाइड्रेशन एनर्जी का जिम्मा क्या करके रखा है? उठा के रखा है, ठीक है, बराबर है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब देखते हैं लैटिस एनर्जी में क्या हुआ। लैटिस एनर्जी में RC और RA दो अलग अलग फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं है। वो ये कह रहा है कि RC और RA का आप एडिशन करो और फिर जो एडिशन का जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करो, ठीक है। दोनों चीज मतलब उसकी वैल्यू को आप 1/, करो। समझ में आ रहा है? दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें क्या हैं? डिफरेंट हैं। जैसे मैं किसी को अगर डाउट हो रहा हो तो बता दूं, ये वाला केस क्या कहता है कि पहले आप 1/2 और 1/3 निकालो और फिर उसको ऐड करो,
तो 1/2 विल बी 0.5, 1/3 विल बी 0.333, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.8। ये केस मतलब ऊपर का डेल्टा एच ही कहता है। और डेल एल क्या कहता है, पहले कैटायन और अनायन की वैल्यू को ऐड कर लो, यानी कि 2 और 3 ऐड कर लो जो कि हुआ 5, और फिर उसका रेसिप्रोकल हो लो जो कि हुआ कितना 0.2। यानी कि समझ जाओ कि दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों के बीच में अगर फ्रैक्शन अलग अलग है तो दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी कहता है कि कैटायन और अनायन को ऐड करो। अब सोचो अनायन इतना 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 बड़ा है, यानी कि तुम्हारा बैंक बैलेंस इतना 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 ज़्यादा है। लेट्स इमेजिन 10 करोड़ है और उसमें मैं 1 रुपये डाल रही हूँ, तो क्या मेरे 1 रुपये डालने से क्या तुम्हारे बैंक बैलेंस में कुछ भी फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा क्या, लेकिन वो फ़र्क सिग्निफिकेंट होगा? नहीं, वो फ़र्क सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यानी कि क्या लैटिस एनर्जी के केस में हम ये कह सकते हैं, इन लैटिस एनर्जी केस, क्योंकि आर ए आप लोगों का इतना 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 बड़ा है कैटायन के कंपेयर में, दैट आर सी प्लस आर ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर ए। 10 करोड़ 1 रुपये बोलने में कैसा लगेगा और 10 करोड़ बोलने में कैसा लगेगा? बताओ, क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई भी इंसान 10 करोड़ 1 रुपये नहीं बोलेगा, 10 करोड़ 10 करोड़ ही बोलेगा। तो हमने क्या किया, जो आर ऑफ कैटायन था और जो आर ऑफ अनायन का जो सम था वो अप्रॉक्सीमेटली किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ आर ऑफ अनायन पे ही डिपेंड करता है। ये मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लैटिस एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। किस चीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अनायन पर, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ अनायन के रेसिप्रोकल पे। लैटिस एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? K3/R ऑफ अनायन पर। और ऊपर में हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी? कैटायन पर। अब जब अनायन बहुत बड़ा होता है, जब अनायन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि केस तो हम वही वाला ले रहे हैं ना, अनायन के बहुत बड़े होने का। जब अनायन बहुत बड़ा होता है तो अनायन के बड़े होने से जो लैटिस एनर्जी में जो डिक्रीज आता है वो डिक्रीज, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं आता जितना कि हाइड्रेशन एनर्जी में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन के साइज पे डिपेंड कर रही है और कैटायन के साइज पे डिपेंड कर रही है, और आपकी लैटिस एनर्जी अनायन के साइज पे डिपेंड कर रही है। ऑलमोस्ट अनायन तो फिक्स रख रहे हैं हम लोग, कैटायन ही तो वेरी कर रहे हैं। तो लैटिस एनर्जी में उतना ज़्यादा चेंज नहीं पैदा होता है जितना ज़्यादा चेंज किसमें पैदा हो जाता है? हाइड्रेशन एनर्जी में। इसीलिए जब आपका कैटायन बहुत छोटा होता है अनायन के कंपेयर में, तो ऐसे केस में हाइड्रेशन एनर्जी गवर्निंग फैक्टर होती है, ना कि लैटिस एनर्जी। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि लैटिस एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। लैटिस एनर्जी में भी डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि उसमें भी तो आखिर रेसिप्रोकल हो रहा है, लेकिन उसमें जितना डिक्रीमेंट होगा उतने कई 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 गुना ज़्यादा डिक्रीमेंट किस में होगा? आपके हाइड्रेशन में होगा, क्योंकि हाइड्रेशन कैटायन पे डिपेंड कर रहा है। जब आप नीचे ग्रुप में जाओगे कैटायन का साइज बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेरी होता है, और जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अनायन तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने फिक्स करके रखा है ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा बहुत कैटायन प्लस प्लस होता जा रहा है, राइट। थोड़ा थोड़ा कैटायन बस क्या होता है? प्लस हो रहा है। जैसे अनायन को आपने 3 कर लिया, तो पूरे ग्रुप में अगर आपने 3 एलिमेंट्स को आपको कंपेयर करना है, NaClO4, KClO4 और CaClO4, तो ClO4 तो फिक्स है, अनायन तो फिक्स है। अनायन का साइज तो वेरी हो ही नहीं रहा है। ClO4 वेरी क्या हो रहा है? कैटायन। और लैटिस एनर्जी अनायन पे डिपेंड करती है। अब अनायन पे अगर तुम बोलोगे कि नहीं मैं तो अपनी कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट रखूँगा, तो एक्यूरेट अगर मान लो तुमने रख भी लिया, तो मेजर अनायन इतना बड़ा है कि कैटायन का छोटा सा उसमें एडिशन कर भी दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, डेसिमल में फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो ऊपर की हाइड्रेशन एनर्जी है वो तो संपूर्णतः कैटायन पे डिपेंड करती है, और कैटायन में जितना भी फर्क आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा वो मैटर करेगा। बस यही सारे प्रवचन है, इनको अगर तुम इग्नोर भी कर देते हो तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन क्या करें, मैंने को बताना तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का सॉल्युबिलिटी वाला प्रवचन खत्म होता है, समाप्त होता है। और इसमें अभी कलर्स वाला है, कलर्स वाला एक्चुअली मैंने वीडियो डाला नहीं है, उसको मैं अभी इस वीडियो को रात को मैं एक्चुअल में डाल दूँगी, कलर्स वाला वीडियो, ताकि तुम्हारा फाजान सूल पूरा ख़त्म हो जाए। एंड उसके बाद हम लोग दैट इज़ फ्राइडे से, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने में, इसके नोट्स वगैरह बनाने में तुमको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। फ्राइडे ऑनवर्ड्स हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की शिफ्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर हम लोग अभी यहाँ समाप्त करते हैं।